हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो एमपीपीसीएस 2024 के लिए यूनिट 10 को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम गोंड जनजाति के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये सेशन हमारा निर्माण आईएएस की बुक से होगा, जिसमें हम कंप्लीटली गोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे उन्हें लगाएंगे और उसके बाद फिर जो भी एक्सरसाइजेज होंगी जो हमने पढ़ा है उस आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं गोंड जनजाति में हमें क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले हम गोंड जनजाति एक नज़र में देखते हैं। अगर हम परिचय की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, जनजाति है। तो अगर हम गोंड जनजाति की बात करते हैं तो ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, जनजाति है। हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह स्वयं को क्या कहते हैं, कोयतोर कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन स्वयं को कोयतोर कहते हैं। तो गोंड जनजाति जो हैं वो स्वयं को क्या कहते हैं, कोयतोर कहते हैं। तो हमने परिचय में पढ़ा कि गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और यह स्वयं को क्या कहते हैं, गोंड जो होते हैं, गोंड जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं, कोयतोर कहते हैं। गोंड जनजाति की प्रजाति कौन सी है, तो हमने भीलों में भी यही पढ़ा था और अब हम गोंड जनजाति के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो हम वही पढ़ रहे हैं कि जो गोंड जनजाति की प्रजाति है वो क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। इनके उपनाम क्या होते हैं, तो गोंड जनजाति का उपनाम क्या है, कोयतोर है। कोयतोर किसे कहा जाता है, गोंड जनजाति के लोगों को कहा जाता है। और इनका मूल स्थान क्या है, तो मूल स्थान जो है वो क्या है, भारत है। इसके बाद हम इनकी जनसंख्या अगर देखें तो जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 50.93 लाख प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 33.25% है। बहुत ध्यान रखना है, हमें बहुत ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को पढ़ना है कि जनसंख्या जो है वो लगभग कितनी है, 50.93 लाख है। प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है, 33.25% है। इसके बाद भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में, अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में गोंड जनजाति जो है ये पाई जाती है। तो हमने क्या देखा, अगर हम गोंड जनजाति की प्रजाति देखते हैं तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, उपनाम कोयतोर, मूल स्थान भारत, जनसंख्या लगभग 50.93 लाख और प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना है, 33.25% है। भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में इनका क्या है, गोंड जनजाति का क्या है, भौगोलिक विस्तार है। इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या होती है, तो इनका कद छोटा होता है, ये गहरा काला रंग होता है, जो होंठ होते हैं वो मोटे होते हैं, बड़ी व चपटी नाक होती है और चौड़ा मुंह होता है। इसके बाद हम इनकी उपजाति के बारे में देखते हैं। तो अगर हम उपजाति के बारे में देखें तो व्यवसाय के आधार पर जो गोंड जनजाति के लोग हैं इन्हें क्या कहा जाता है, अगरिया जनजाति कहा जाता है। इनकी अगरिया जो है गोंड जनजाति की क्या है, उपजाति है। परिधान हो गई ये गोंड जनजाति की उपजाति है। ओझा, कोयला भूतीस और सोलाहस, ये सभी क्या हैं, व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की क्या हैं, उपजाति हैं। तो हमने गोंड जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी पढ़ी, अगरिया, परधान, ओझा, कोयला भूतीस और सोलाहस। निवास स्थान के आधार पर अगर हम बात करें तो गोंड जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं, तो जो है राजगोंड है, धुरगोंड है और क्या है, मुरिया है। तो हमने उपजातियां देखी, किनकी उपजातियां, गोंड जनजाति की उपजातियां देखी। व्यवसाय के आधार पर हमने देखा अगरिया, परधान, ओझा, कोयला भूतीस और सोलाहस। और निवास स्थान के आधार पर हमने क्या देखा, राजगोंड, धुरगोंड और किसको देखा, मुरिया को देखा। इसके बाद अब हम इनके गोत्र के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम गोत्र के बारे में देखें तो गोंड जनजाति के गोत्र को क्या कहा जाता है, कुर कहते हैं। तो गोंड जनजाति के गोत्र को क्या कहा जाता है, कुर कहते हैं। देव उपासना के आधार पर 7 गोत्र होते हैं। देव उपासना के आधार पर कितने गोत्र होते हैं, गोंड जनजाति के 7 गोत्र होते हैं, पराती, बसूला, पास, कुल्हाड़ी आदि। तो देव उपासना के आधार पर कितने गोत्र होते हैं, 7 गोत्र होते हैं। कौन कौन से, पराती, बसूला, पास, कुल्हाड़ी आदि। देवगुढ़ी के आधार पर कितने गोत्र होते हैं, तो देवगुढ़ी के आधार पर 62 गोत्र होते हैं, 62 गोत्र होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, गोत्र को क्या कहा जाता है, गोंड जनजाति में गोत्र को कुर कहते हैं। देव उपासना के आधार पर कितने गोत्र हैं, 7 गोत्र हैं। कौन कौन से हैं, तो पराती हो गया, बसूला हो गया, पास हो गया, कुल्हाड़ी
हो गया। देवगुढ़ी के आधार पर 62 गोत्र हैं। राजगोंडों के 18 गोत्र अलग है, इन्हें दूधाबाई कुर कहते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि जो राजगोंड होते हैं ना, अभी हमने देखा था कि निवास स्थान के आधार पर गोंड की उपजाति होती है, उनमें कौन आता था? राजगोंड आते थे। तो राजगोंड के 18 गोत्र जो हैं वो क्या है? अलग हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें दूधाबाई कुर कहते हैं। क्या कहते हैं? दूधाबाई कुर कहते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं सामाजिक संगठन के बारे में। किसके? गोंड जनजाति की सामाजिक संगठन के बारे में बात करते हैं। मांझी या देशमुख गांव की पंचायत का मुखिया, जिसे भोई भी कहते हैं। तो गोंड जनजाति में मांझी या देशमुख किसे कहा जाता है? तो गांव की पंचायत का मुखिया होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे भोई भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा? सामाजिक संगठन में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गोंड जनजाति में मांझी या देशमुख के बारे में देख रहे हैं। तो जो गाँव की पंचायत का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? मांझी या देशमुख कहते हैं, जिसे क्या और भी किस नाम से जाना जाता है? भोई भी कहते हैं। मुकद्दम गांव का मुखिया होता है, जिसे गोटिया भी कहते हैं। यह माल गुजारी वसूलता है। तो मुकद्दम क्या होता है? गांव का मुखिया होता है। हमने देखा कि गांव की पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता है? मांझी या देशमुख। इसी को क्या कहा जाता है? भोई भी कहा जाता है। मुकद्दम कौन होता है? तो गांव का मुखिया, जिसे गोटिया भी कहते हैं। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुकद्दम, जिसे क्या कहा जाता है? गोटिया भी कहते हैं। यह माल गुजारी वसूलता है। कोटवार मुकद्दम की सहायता हेतु क्या होता है? नियुक्त होता है। तो कोटवार कौन होता है? कोटवार जो है वो मुकद्दम की सहायता के लिए क्या होता है? नियुक्त होता है। देवान मुखिया को गुप्त सूचना देता है। तो देवान कौन होता है? गुप्तचर होता है, जो मुखिया को क्या देता है? गुप्त सूचना देता है। लिखई पंचायत के वृद्ध सदस्य होते हैं। पंचायत के वृद्ध सदस्य को क्या कहा जाता है? लिखई कहा जाता है। बरुआ या गुनिया किसको कहते हैं? तांत्रिक क्रिया करने वाले को क्या कहा जाता है? बरुआ या गुनिया कहा जाता है। तो हमने सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा सामाजिक संगठन के बारे में? मांझी या देशमुख, ये कौन होता है? गांव का पंचायत का मुखिया होता है, जिसे भोई भी कहते हैं। मुकद्दम गांव का मुखिया होता है, जिसे गोटिया कहते हैं। कोटवार मुकद्दम की सहायता करने के लिए होता है। देवान मुखिया को गुप्त सूचना देता है। लिखई पंचायत में जो वृद्ध सदस्य होते हैं उन्हें लिखई कहा जाता है। बरुआ या गुनिया किसको कहते हैं? तांत्रिक क्रिया करने वाले को। इसके बाद अब हम इनके भोजन के बारे में अगर पढ़ते हैं, तो भोजन में इनका पेय पदार्थ अगर हम देखें तो मोटे अनाज से बना पेय पदार्थ इनको अत्यधिक क्या होता है? प्रिय होता है। तो भोजन में पेज इनको क्या है? अत्यधिक प्रिय होता है। पेज क्या होता है? मोटे अनाज से बना पेय पदार्थ है, और जो इनको क्या होता है? अत्यधिक प्रिय होता है। महुआ को देव अन्न कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि गोंड जनजाति में महुआ को क्या कहा जाता है? देव अन्न कहा जाता है। और गोंड जनजाति में जो इनका मुख्य अत्यधिक प्रिय भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। एक पेय पदार्थ है जो कि मोटे अनाज से बना होता है। इसके बाद हम गोंड जनजाति में विवाह के प्रकारों के बारे में या उनके विवाह के बारे में बात करते हैं। तो गोंड जनजाति में कौन कौन से विवाह होते हैं? तो विवाह के प्रकार में अगर हम बात करें, सेवा विवाह, दूध लौटावा विवाह, पॉलीथर विवाह, चढ़ विवाह, हट विवाह, पठौनी विवाह, प्रीति विवाह, बलात विवाह, ये सभी क्या हैं? विवाह के प्रकार हैं। हम बात करते हैं दूध लौटावा प्रथा क्या होती है। तो भाई का लड़का और बहन की लड़की, किसके बारे में? भाई का लड़का और बहन की लड़की, अथवा बहन का लड़का और भाई की लड़की का क्या होता है? परस्पर विवाह किया जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? दूध लौटावा प्रथा कहते हैं। दूतबंध क्या होता है? दूतबंध जो है वो वधू मूल्य होता है। तो दूतबंध किसे कहते हैं? वधू मूल्य को कहते हैं। लामानाई जो होता है, सेवा विवाह करने वाला व्यक्ति घर जमाई होता है। सेवा विवाह जो होता है इसमें क्या होता है? करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? घर जमाई होता है, और इसी को क्या कहा जाता है? लामानाई विवाह। दूतबंधु में क्या होता है? दूतबंध विवाह में वधू मूल्य दिया जाता है। मागर माटी में मंडप गाड़ने की प्रथा को क्या कहा जाता है? मागर माटी। मंडवा तरपौनी किसको कहते हैं? मंडप लाने वाले को दारू देना क्या कहलाता है? मंडवा तरपौनी कहलाता है। तो इस तरीके से हमने विवाह में देखा। विवाह के अन्य प्रकार देखे, जैसे सेवा विवाह, दूध लौटावा विवाह, पॉलीथर विवाह किसमें होता है? पॉलीथर विवाह गोंड जनजाति में। चढ़ विवाह, हट विवाह, पठौनी विवाह, प्रीति विवाह, बलात विवाह आदि। दूध लौटावा प्रथा भाई का लड़का और बहन की लड़की, अथवा बहन का लड़का और भाई की लड़की का परस्पर विवाह को क्या कहा जाता है? दूध लौटावा प्रथा कहते हैं। दूतबंध वधू मूल्य। लामानाई सेवा विवाह करने वाला व्यक्ति क्या या घर जमाई को क्या कहते हैं? लामानाई। मागर माटी मंडप गाड़ने की प्रथा, और मंडवा तरपौनी मंडप लाने वाले को दारू देना क्या कहलाता है? मंडवा तरपौनी। इसके बाद हम जन्म मृत्यु संस्कार के बारे में पढ़ते हैं। जन्म मृत्यु संस्कार में हम सबसे पहले जो संस्कार पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? खहुल पाता है। खहुल पाता ये एक प्रकार का मृत्यु गान है। इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेंड्स एग्जाम में पूछता है कि खहुल पाता किससे संबंधित है, तो ये क्या है? मृत्यु गान है। खहुल पाता जो है ये एक संस्कार है जिसमें क्या होता है? ये मृत्यु गान होता है।
कौन सी जनजाति में? गोंड जनजाति में। दशमानी क्या है? मृत्यु के 10वें दिन किया जाने वाला क्रियाकर्म को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति में दशमानी कहा जाता है। पाटु प्रथा, दशमानी में विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ियां पहनाना। तो दशमानी में विधवा स्त्रियों को पंचों के सामने चूड़ियां पहनाना क्या कहलाता है? पाटो प्रथा कहलाता है। मूरदान क्या होता है? दशमानी में मिला मृत्युदान जैसे परधान एवं अन्य वस्तुओं को क्या कहा जाता है? मूरदान कहा जाता है। दसौंधी क्या होता है? मूरदान लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? दसौंधी कहा जाता है। तो हमने जन्म मृत्यु संस्कार में कौन कौन से संस्कार देखा? पहला हमने देखा खहोल पाता, ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का जो है ये क्या है? मृत्युगान है। इसके बाद दशमानी के बारे में हमने देखा, तो मृत्यु के 10वें दिन किया जाने वाला क्रियाकर्म क्या कहलाता है? दशमानी कहा जाता है। पाटो प्रथा क्या है? दशमानी में विधवा स्त्रियों के सामने विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ियां पहनाना क्या कहलाता है? पाटो प्रथा कहलाता है। मूरदान क्या है? तो दशमानी में मिला मृत्युदान को क्या कहा जाता है? जैसे परधान और अन्य वस्तुएं जो दी जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है? मूरदान कहते हैं। दसौंधी, मूरदान लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? दसौंधी कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि खहुल पाता, दशमानी, पाटो प्रथा, मूरदान और दसौंधी जैसी संस्कार जो हैं ये गोंड जनजाति से संबंधित हैं, और ये जो है ये ज़्यादातर हमने जो पढ़े हैं ये सभी क्या है? मृत्यु संस्कार हैं। इसके बाद हम गोंड जनजाति में पर्व के बारे में पढ़ते हैं। तो पर्व, उत्सव और त्योहार में अगर हम देखें तो मढ़ई, लारूकाज, नवाखानी, बिदरी, बकबंदी, हरिड़िली, छेरता, मेघनाथ आदि ये जो हैं ये क्या हैं? गोंड जनजाति से संबंधित पर्व, उत्सव या त्योहार हैं। तो कौन कौन से हमने देखा? मढ़ई, ये कौन सी जनजाति मनाती है ये उत्सव? ये जो है ये गोंड जनजाति। लारूकाज किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से। नवाखानी गोंड जनजाति से। बिदरी गोंड जनजाति से। बकबंदी, हरिड़िली, छेरता, मेघनाथ, ये सभी उत्सव जो हैं वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। देवी देवताओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख देवता कौन है? दूल्हा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव और घमसेन आदि, ये सभी जो हैं ये गोंड जनजाति से संबंधित प्रमुख देवता हैं। तो कौन कौन है? दूल्हा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, घमसेन आदि। प्रमुख देवियां कौन सी हैं? तो खैरमाई देवी, बंजारिन माई, बूढ़ी माई, कसलाई माई, मरही माता, दूली माई, चैरंगा माई आदि, ये जो है ये क्या है? प्रमुख देवियां हैं। तो अगर हम देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख देवता कौन से हैं? दूल्हा देव है, बड़ा देव है, ठाकुर देव है, नारायण देव है, घमसेन है आदि। और प्रमुख देवियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो खैरमाई देवी, बंजारिन माई, बूढ़ी माई, कसलाई माई, मरही माता, दूली माई, चैरंगा माई आदि। देवरी कौन सी है? तो देवरी जो है वो क्या कहलाती है? पुजारी। पुजारी को क्या कहा जाता है? देवरी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है हमें कि पुजारी को क्या कहा जाता है? देवरी कहा जाता है। किसमें? गोंड जनजाति में। लिंगा देव कौन है? गोंड अपनी उत्पत्ति इन्हीं से मानते हैं। किनसे? लिंगा देव से, और इनकी पूजा करते हैं। इन्हें कोयापुनेम भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, कोयापुनेम किसे कहा जाता है? लिंगा देव को। देवरी किसको कहते हैं? पुजारी को। प्रमुख देवियां हमने पढ़ा खैरमाई देवी, बंजारी माई, बूढ़ी माई, कसलाई माई, मरही माता, धूली माई, चैरंगा माई आदि। और प्रमुख देवता में हमने पढ़ा दूल्हा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, घमसेन आदि। इसके बाद नृत्य एवं गान में अगर हम देखें तो प्रमुख नृत्य कौन सा होता है गोंड जनजाति में? तो प्रमुख नृत्य हम बात करें किसके बारे में? गोंड जनजाति के बारे में। तो प्रमुख नृत्य में कौन सा है? कर्मा। जैसे हम इसे ना अपनी एक ट्रिक के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। जैसे हर कर्मा जो होता है, जब हम कोई भी कर्म करते हैं वो सब इंसानों के साथ ही होता है। जैसा हम कर्म करते हैं हमें उस हिसाब से फल मिलता है। तो एक ट्रिक है कि हमारा कर्मा गोंद से जो होता है वो हमसे चिपका हुआ होता है। तो गोंद से गोंड जनजाति और कर्मा। तो इस तरीके से आप एक छोटी छोटी सी जब भी आप पढ़ते हो तो एक माइंडसेट और एक ट्रिक को भी उसके साथ ले सकते हो। तो वो चीज़ें हमें जल्दी और लंबे टाइम तक के लिए हमारे दिमाग में क्या होती हैं? सस्टेन कर जाती हैं। तो इसके बाद हम प्रमुख नृत्य के बारे में बात करें तो कर्मा किसका नृत्य है? गोंड जनजाति का। सैला गोंड जनजाति का। आप सेल करते हो ना, तो मतलब ऐसे मान लो कि आप गोंद को क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, तो सैला जनजाति। कहरवा किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से। बढ़ौनी और सुआ, ये सभी जो नृत्य हैं ये किसके प्रमुख नृत्य हैं? गोंड जनजाति के। हमने प्रमुख नृत्य में किसको पढ़ा? कर्मा, सैला, कहरवा
कहरवा, बढ़ौनी और सुआ। तो हमने क्या पढ़ा, कर्मा, सैला, कहरवा, बढ़ौनी, सुआ आदि, ये जो हैं ये प्रमुख नृत्य हैं कौन सी जनजाति के, गोंड जनजाति के। तो कर्मा गोंद से चिपका हुआ होता है, सैला हमने गोंद को सेल किया, कहरवा मतलब इतना ज़्यादा स्टिकी था वो गोंद कि बहुत कहर मच गया, मतलब लोग छुड़ा ही नहीं पा रहे थे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आई होप ये चीज़ें आपको फालतू ना लगे, इसलिए मैं इसे वीडियो से स्किप करती हूँ। तो हम सीधे बात करते हैं क्योंकि प्रमुख नृत्य जो है वो क्या है, कर्मा, सैला, कहरवा, बढ़ौनी, सुआ आदि। इसके बाद प्रमुख गान के बारे में बात करते हैं तो पंडवानी हो गया, दादरिया हो गया, नहडोरा हो गया, सिताम हो गया, झूमा झूमर हो गया आदि। तो अगर हम नृत्य की बात करते हैं तो प्रमुख नृत्य में कौन कौन से नृत्य हमने देखे, कर्मा नृत्य देखा, सैला नृत्य देखा, कहरवा नृत्य देखा, बढ़ौनी देखा, सुआ देखा आदि। प्रमुख गान में हमने पंडवानी देखा, दादरिया देखा, नहडोरा देखा, सिताम देखा, झूमा झूमर देखा आदि। तो प्रमुख गान में हमने क्या देखा, पंडवानी, दादरिया, नहडोरा, सेताम, झूमा झूमर, ये सभी क्या है, गोंड जनजाति के प्रमुख क्या है, गान है। इसके बाद वाद्य यंत्र के बारे में हम बात करते हैं तो अवनद्य वाद्य, वाद्य, स्ववाद्य, तंतुवाद्य, ये सभी जो वाद्य यंत्र हैं ये किसके हैं, ये गोंड जनजाति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये अपने आप में ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ के जाना है एग्जाम में कि प्रमुख नृत्य क्या है, कर्मा, सैला, कहरवा, बढ़ौनी, सुआ आदि। प्रमुख गान कौन से हैं, पंडवानी हो गया, दादरिया हो गया, नहडोरा हो गया, सिताम हो गया, झूमा झूमर आदि। और वाद्य यंत्र में अवनद्य वाद्य, ताल वाद्य जिसे कहते हैं, स्ववाद्य, तंतुवाद्य आदि, ये सभी वाद्य यंत्र किससे जुड़े हुए हैं, कौन सी जनजाति से जुड़े हुए हैं, गोंड जनजाति से जुड़े हुए हैं। अब इनके आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो अगर हम इनके आर्थिक जीवन के बारे में देखें तो अगर हरवाही खेती खेती के अभाव में अथवा बैल न होने के कारण की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है, हरवाही कहा जाता है। तो गोंडों में हमने कौन सी खेती देखी, हरवाही खेती देखी। खेती के अभाव में अथवा बैल न होने के कारण की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है, हरवाही खेती। इसके बाद सियारी क्या होता है, धान, कोदो, कुटकी, तलिहन, रामतिला आदि खरीफ की फसलों की खेती को क्या कहा जाता है, सियारी कहा जाता है। तो हमने हरवाही खेती देखी, खेती के अभाव में अथवा बैल न होने के कारण की जाने वाली खेती को हरवाही खेती कहते हैं। किससे जुड़ी हुई है, गोंड जनजाति से। सियारी क्या है, जो वो खरीफ की फसलों की खेती करते हैं ना गोंड जनजाति, उसी को क्या कहा जाता है, सियारी कहा जाता है। उन्हारी क्या है, गेहूं, चना, राई, मसूर, अलसी आदि रबी की फसलों की खेती को क्या कहा जाता है, उन्हारी कहा जाता है। कौन सी जनजाति में, गोंड जनजाति में। तो ये दो पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि गोंड जनजाति में जो खरीफ की फसलों की खेती होती है उसे सियारी कहते हैं, और जो रबी फसलों की खेती होती है गोंड जनजाति में उसे क्या कहा जाता है, उसे उन्हारी कहा जाता है। हरवाही खेती के अभाव में या बैल न होने के कारण की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है, हरवाही खेती कहा जाता है। और गोंड जनजाति का आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, प्रमुखतः वो खेती करते हैं। इसके बाद कृषि करते हैं। इसके बाद हम इनकी भाषा एवं बोली के बारे में अगर देखें तो इनकी भाषा, गोंड जनजाति की भाषा एवं बोली कैसी है, तो गोंडी एवं डोरली भाषाएं। तो ये किनका, गोंडी एवं डोरली भाषाओं का संबंध कौन सी जनजाति से है, गोंड जनजाति से है। इसके बाद गोंड जनजाति में हम भित्त चित्र के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम गोंड जनजाति में भित्त चित्र के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं, नोह डोरा के बारे में। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो नोह डोरा का संबंध कौन सी जनजाति से था। तो नोह डोरा क्या है, भित्त चित्र है, ये हमें ध्यान रखना है। नोह डोरा जो है वो भित्त चित्र है और कौन सी जनजाति का, गोंड जनजाति का। महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी की उभरी हुई रेखाओं में भित्ति अलंकरण करना, महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी की उभरी हुई रेखाओं में भित्ति अलंकरण करना ही क्या कहलाता है, नोह डोरा कहलाता है। डिगना ये दूसरा भित्ति चित्र है। महिलाओं द्वारा घर की दीवार पर मिट्टी, गोबर आदि से विशेष प्रकार के चित्र बनाना क्या कहलाता है, डिगना कहलाता है। तो नोह डोरा और डिगना ये दोनों ही भित्ति चित्र हैं और इनका संबंध किससे है, गोंड जनजाति से है। तो हमें ध्यान रखना है कि नोह डोरा और डिगना ये दोनों ही क्या है, भित्ति चित्र है और इन दोनों का ही संबंध कौन सी जनजाति से है, गोंड जनजाति से है। इसके बाद गोंड जनजाति में हम प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं।
प्रमुख व्यक्तित्व में हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? भज्जू सिंह श्याम के बारे में। प्रसिद्ध चित्रकार, डिंडोरी जिले से संबंधित, 2018 में इन्हें पद्मश्री से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो भज्जू सिंह श्याम क्या है? प्रसिद्ध चित्रकार है, डिंडोरी जिले से संबंधित है और 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि भज्जू सिंह श्याम कौन से कलाकार हैं? तो गोंड कलाकार हैं। भज्जू सिंह श्याम कौन से कलाकार हैं? गोंड कलाकार हैं और ये चित्रकार हैं, प्रमुख गोंड चित्रकार हैं। डिंडोरी जिले से इनका क्या है? संबंध है भज्जू सिंह श्याम का और 2018 में इन्हें पद्मश्री से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसके बाद दुर्गाबाई व्याम के बारे में बात करते हैं। डिंडोरी जिले से संबंधित प्रसिद्ध डिग्ना कलाकार, 2022 में इन्हें पद्मश्री से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम दुर्गाबाई व्याम के बारे में पढ़ते हैं। भज्जू सिंह श्याम को देखा, गोंड चित्रकार है। दुर्गाबाई व्याम को देखते हैं, ये भी डिंडोरी जिले से संबंधित प्रसिद्ध डिग्ना कलाकार हैं। 2022 में इन्हें पद्मश्री से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो दुर्गाबाई व्याम का संबंध डिंडोरी जिले से है, ये गोंडी चित्रकार हैं और ये कौन सी चित्रकारी करते हैं? डिग्ना कलाकार हैं। कौन है? डिग्ना कलाकार और 2022 में इन्हें पद्मश्री से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो गोंड चित्रकार में हमने भज्जू सिंह श्याम को पढ़ा, जिनका संबंध कहाँ से है? डिंडोरी जिले से है। दुर्गाबाई व्याम का भी संबंध कहाँ से है? डिंडोरी जिले से है। और दुर्गाबाई व्याम जो है वो डिग्ना कलाकार है। 2022 में इन्हें पद्मश्री से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो हमने अभी गोंड जनजाति को एक नज़र में देखा। अब हम स्पेसिफिकली हर एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गोंड जनजाति में परिचय एवं उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले ही पॉइंट में दिया गया है कि गोंड जनजाति विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक है। ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? जनजाति है। तो गोंड जनजाति जो है ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? जनजाति है। गोंड जनजाति विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से क्या है? एक है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। सेकेंड पॉइंट है कि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से क्या है? संबंधित है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि गोंड जनजाति की प्रजाति कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। तो गोंड जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। इनका मूल द्रविड़ियन परिवार माना जाता है। तो इनका जो मूल है वो कौन माना जाता है? द्रविड़ियन परिवार माना जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो क्रिस्टोफ वॉन फ्यूरहेमेनडार्फ के अनुसार यद्यपि द्रविड़ों का मूल इतिहास अनिश्चित है, किंतु वे भी यही मानते हैं कि द्रविड़ भी समुद्र मार्ग से उसी समय आए जब आर्य का क्या हुआ? आगमन हुआ। तो हमें ध्यान रखना है कि क्रिस्टोफ वॉन फ्यूरहेमेनडार्फ के अनुसार यद्यपि द्रविड़ों का मूल इतिहास जो है वो क्या है? अनिश्चित है, किंतु वो भी यही मानते हैं कि द्रविड़ भी समुद्र मार्ग से उसी समय आए थे जब आर्यों का क्या हुआ था? आगमन हुआ था। तो ये बात किसने की है? क्रिस्टोफ वॉन फ्यूरहेमेनडार्फ ने कही है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि गोंड स्वयं को क्या कहते थे? तो गोंड स्वयं को क्या कहते थे? कोयतोर कहते थे। क्या कहते थे? कोयतोर कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ें तो एक बैगा किंवदंती के अनुसार, तो एक बैगा किंवदंती के अनुसार एक से दो आदमी निकले, पहला बैगा हुआ तथा दूसरा गोंड। बैगा टंगिया लेकर जंगल काटने चला गया और गोंड ने नगर संभाल लिया। तो एक बात कही गई है, किसी बैगा ने कही है कि एक से दो आदमी निकले, पहला बैगा हुआ तथा दूसरा गोंड। तो बैगा जो थे ये टंगिया लेकर क्या करते हैं? जंगल काटने चला जाता है और गोंड ने क्या कर लिया था? नगर संभाल लिया था। इतना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद गोंडों की उत्पत्ति के संबंध में मांड निवासी काशीराम प्रधान की कथा प्रसिद्ध है। तो गोंडों की उत्पत्ति के संबंध में मांड निवासी काशीराम प्रधान की कथा क्या है? प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है हमें कि गोंडों की उत्पत्ति के संबंध में मांड निवासी काशीराम प्रधान की क्या कथा जो है वो प्रसिद्ध है। गोंडों की उत्पत्ति तेलुगु के कोंड शब्द से हुई है। तो गोंडों की जो उत्पत्ति है कौन से शब्द से हुई है? तेलुगु के कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि गोंडों की जो उत्पत्ति है वो कौन से शब्द? तेलुगु के कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत। अर्थात यह जनजाति पर्वतों पर निवास करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे क्या कहा गया है? गोंड कहा गया है। और हमें ध्यान रखना है कि जो जनजाति विंध्य और सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है उसी जनजाति को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि गोंडों की उत्पत्ति के संबंध में मांड निवासी काशीराम प्रधान की कथा प्रसिद्ध है। गोंडों की उत्पत्ति तेलुगु के कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत है। अर्थात यह जनजाति पर्वत, विंध्य तथा सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्र पर निवास करती है, इसलिए इसे गोंड कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें
तो ब्रिटिश भारत में जनरल कनिंघम ने बंगाली भाषा के आधार पर गोंड शब्द से गौंड शब्द स्वीकार किया है। तो ब्रिटिश भारत में जनरल कनिंघम ने बंगाली भाषा के आधार पर गौंड शब्द से गोंड शब्द को क्या किया है, स्वीकार किया है। तो बंगाली भाषा के आधार पर गौंड शब्द से गोंड शब्द स्वीकार किसने किया है, जनरल कनिंघम ने किया है। गोंड उत्पत्ति के संबंध में स्टीफन हिस्लॉप के अध्ययन को क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। हिस्लॉप की मृत्यु के पश्चात 1866 ईस्वी में सर आर टेम्पल ने इनके अध्ययन को क्या किया था, प्रकाशित किया था। तो गोंड उत्पत्ति के संबंध में स्टीफन हिस्लॉप के अध्ययन को क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। और हिस्लॉप की मृत्यु के पश्चात 1866 ईस्वी में सर आर टेम्पल ने इनके अध्ययन को क्या किया था, प्रकाशित किया था। किसके अध्ययन को प्रकाशित किया था, स्टीफन हिस्लॉप के अध्ययन को क्या किया था, सर आर टेम्पल ने क्या किया था, इनके अध्ययन को, स्टीफन हिस्लॉप के अध्ययन को प्रकाशित किया था। कब किया था, 1866 ईस्वी में। एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस में हिस्लॉप ने गोंड जनजाति से जुड़े लिंगो मिथिकल का उल्लेख किया है। तो ध्यान रखना है हमें, एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस में हिस्लॉप ने गोंड जनजाति से जुड़े लिंगो मिथिकल का क्या किया है, उल्लेख किया है। इसके बाद हम अब बात करते हैं क्या, गोंड जनजाति की जनसंख्या के बारे में। तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की जनसंख्या 50.93 लाख है, जो प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 33.25% है। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि गोंड जनजाति जो है वो प्रदेश की, मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है, 33.25% है। कितना है, 33.25%। कौन, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गोंड जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय संख्या का कितना है, 33.25% है, जनगणना 2011 के अनुसार। और मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की जनसंख्या कितनी है, 50.93 लाख है। गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या छिंदवाड़ा जिले में 6.2 लाख है, जिनकी साक्षरता दर 60.1% है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि गोंड जनजाति की जो हमको सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, छिंदवाड़ा जिले में 6.2 लाख है, जिनकी साक्षरता दर जो है वो कितनी है, 60.1% है। तो जो गोंड जनजाति है इनकी साक्षरता दर कितनी है, 60.1% है। गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या हमें कहाँ देखने को मिलती है, छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलती है। अगर हम गोंड जनजाति की बात करें तो प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना है, 33.25% है। इसके बाद अब हम गोंड जनजाति की जनसंख्या के बाद भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को छोड़कर अधिकांश दक्षिण पूर्वी भाग में गोंड जनजाति पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का अगर हम उत्तरी भाग छोड़ दें, क्योंकि उत्तरी भाग में हमने पढ़ा था सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश दक्षिण पूर्वी भाग में जो है वो कौन सी जनजाति पाई जाती है, गोंड जनजाति पाई जाती है। इन जनजाति का विस्तार नर्मदा घाटी के दोनों ओर मिलता है। तो नर्मदा घाटी के दोनों ओर हमको कौन सी जनजाति का विस्तार देखने को मिलता है, गोंड जनजाति का। यह जनजाति मध्य प्रदेश में के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिलों में निवास करती है। तो जो गोंड जनजाति है ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिलों में निवास करती है। हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि ये जो गोंड जनजाति है ये अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी भाग में, कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी भाग, और मुख्यतः कौन से जिले, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में गोंड जनजाति का हमें विस्तार देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो यह बैतूल, नर्मदापुरम, पारनूर्ना, शहडोल, सागर, दमोह, सतना, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन और नरसिंहपुर में भी जनजाति क्या करती है, निवास करती है। तो अगर हम बात करें गोंड जनजाति के बारे में तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिलों में निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह बैतूल, नर्मदापुरम, पारनूर्ना, शहडोल, सागर, दमोह, सतना, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन और नरसिंहपुर में भी ये जनजाति क्या करती है, निवास करती है। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, हमने भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ा। भौगोलिक विस्तार में हमने क्या देखा, उत्तरी भाग को छोड़कर अगर हम दक्षिणी पूर्वी भाग में देखते हैं तो गोंड जनजाति का क्या हमको देखने को मिलता है, विस्तार। इस जनजाति का विस्तार जो है वो नर्मदा घाटी के दोनों ओर मिलता है। कौन सी जनजाति के बारे में हम बात करें, गोंड जनजाति के बारे में। इसके बाद मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा के साथ साथ बैतूल, नर्मदापुरम, पारनूर्ना, शहडोल, सागर, दमोह, सतना, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन और नरसिंहपुर में भी ये जनजाति क्या करती है, निवास करती है। अब हम गोंड जनजाति की शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं।
तो गोंड जो हैं वो कौन से मूल के हैं? द्रविड़ियन मूल के हैं। सामान्यतः गोंड जो होते हैं वो छोटे कद के, गहरे काले रंग के, मोटे होंठ होते हैं, बड़ी चपटी नाक, चौड़े मुंह और सीधे बालों वाले होते हैं। स्त्रियों का कद पुरुषों की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। गोंड स्वभाव से लचीले, सच्चे और क्या होते हैं? विश्वसनीय होते हैं। ये शारीरिक विशेषताएं हमने पढ़ी। अब इसके बाद हम गोंड जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी उपजातियों के बारे में। गोंडों की उपजातियों को हमने क्या किया है? दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो गोंडों की उपजातियों को दो भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा था। किस आधार पर? एक उनके व्यवसाय के आधार पर और दूसरा उनके निवास के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसाय के आधार पर। तो गोंड जनजाति की उपजाति कौन सी है? अगरिया जनजाति है। अगरिया कौन होते हैं? लोहे के काम करने वाले को क्या कहा जाता है? अगरिया कहा जाता है। प्रधान किसको कहते हैं? मंदिरों में पूजा पाठ तथा पुजारी का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? प्रधान कहते हैं। ओझा किसे कहते हैं? पंडिताई एवं तांत्रिक क्रिया करने वाले को ओझा कहते हैं। कोयला भूतीस किसको कहते हैं? नाचने गाने वाले को क्या कहा जाता है? कोयला भूतीस। और सोलाहस किसको कहा जाता है? बढ़ईगिरी करने वाले को। तो व्यवसाय के आधार पर हमने गोंड जनजाति की उपजातियां देखी। कौन सी? अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतीस और सोलाहस। कौन है सोलाहस? बढ़ईगिरी करने वाला। कोयला भूतीस नाचने गाने वाला। ओझा तांत्रिक क्रियाएं करने वाला। प्रधान पूजा पाठ करने वाला। और अगरिया लोहे का काम करने वाला। तो हमने गोंड जनजाति की उपजातियों को देखा व्यवसाय के आधार पर। अब हम बात करते हैं निवास स्थान के आधार पर। तो इंपीरियल गैजेटियर में इन्हें दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। किसमें? इंपीरियल गैजेटियर में इन्हें दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। राजगोंड अर्थात कुलीन वर्ग और धुरगोंड या सर्वधारण गोंड। किंतु एक अन्य शाखा मुरिया भी मिलती है। तो हमने निवास स्थान के आधार पर देखा था कि गोंडों की उपजातियां कौन सी होती हैं? तीन होती हैं। कौन कौन सी? एक राजगोंड होती है, दूसरी कौन सी होती है? धुर गोंड होती है, और तीसरी शाखा हमने देखी थी मुरिया या मारिया गोंड कहते हैं। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। राजगोंड किसे कहते हैं? ये लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? भूस्वामी होते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब अगर हम बात करें तो ये जो कुलीन वर्ग में जो आते हैं, गोंडों में जो कुलीन वर्ग में आते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? राजगोंड कहते हैं। तो ये लोग भूस्वामी होते हैं। धुर गोंड क्या होते हैं? ये गोंडों का साधारण वर्ग है। तो जो धुर गोंड है ये क्या है? गोंडों का साधारण वर्ग है। मुरिया या मरिया जो है ये क्या है? अत्यंत पिछड़ी जनजाति हैं। गोंड जनजाति में अगर हम सबसे पिछड़ी जनजाति के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सी है? मारिया है। गोंडों की उपजाति में जो सबसे पिछड़ी जनजाति है वो कौन सी है? मारिया या मुरिया है। राजगोंड ये जो होते हैं ये कुलीन वर्ग में आते हैं, भूस्वामी होते हैं। धुरगोंड जो है ये सर्वसाधारण वर्ग होते हैं, और मुरिया या मारिया जो होते हैं ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन की सूची में गोंड की 50 से अधिक क्या हैं? उप शाखाएं हैं। तो मध्य प्रदेश शासन की सूची में गोंड की 50 से अधिक क्या हैं? उप शाखाएं हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी गोंडों की क्या हैं? 50 शाखाएं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के शासन की सूची में दिया गया है कि गोंड की क्या है? 50 से अधिक उप शाखाएं हैं। कौन कौन सी? आरख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, मटोला, भीमा, भूता, कोयला भूता, कोयला भूती, मार, बायसान हार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरु, धुरवा, धोवा, धुलिया, दोला, प्रधान, गायकी, गट्टा, गैता, गोंड, गोबरी, हिल मारिया, कडरा, कलंगा, खटोला, कोयतोर, कोया, खिरवार, खैरवार, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, माना, मन्नावर, मोमिया, मोघिया, मोगिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझरी, झारेका, मोत्यावाड़े माडिया, बड़े मारिया, दरोई आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी गोंडों की क्या हैं? उप शाखाएं हैं। गोंडी जनजाति की क्या हैं? उप शाखाएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टीफन फुस के अनुसार मंडला जिले के गोंडों में 4 सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि स्टीफन फुस के अनुसार जो है ये मंडला जिले के गोंडों के 4 सामाजिक क्या पाए जाते हैं? वर्ग पाए जाते हैं। पहला देव गोंड है, दूसरा सूर्यवंशी गोंड है, तीसरा सूर्यवंशी देवगढ़ी गोंड है, और चौथा जो है वो रावण वंशीय गोंड है। तो हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि स्पेसिफिकली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम मंडला जिले के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टीफन फुस के अनुसार मंडला जिले के गोंड में 4 सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं। देव गोंड, सूर्यवंशी देवगढ़ी गोंड तथा रावण वंशी गोंड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें
तो स्टीफन हिस्लॉप इनके 12.5 भेद बताते हैं। तो स्टीफन हिस्लॉप जो थे, हमने पढ़ा था कि स्टीफन हिस्लॉप ने गोंड जनजाति के बारे में बहुत गहरा अध्ययन किया था। तो स्टीफन हिस्लॉप इनके 12.5 भेद बताते हैं। राजगोंड, रघुवाल, ददवे, कटुल्या, पांडाल, ओजियाल, थोत्याल, काइला भूटाल, कोइकपाल, कोलाम, मास्ट्रियाल और पांडाल। तो ये जो है ये क्या है, ये गोंड जनजाति की वो क्या बताते हैं, उपशाखाओं को बताते हैं। बस हमें थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन पूछ ले पांडाल किसकी उपशाखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये गोंड की उपशाखा है। तो स्टीफन हिस्लॉप इनके 12.5 भेद बताते हैं कि इनके गोंड जनजाति के जैसे राजगोंड हो गया, रघुवाल हो गया, ददवे हो गया, कटुल्या हो गया जिसे खटुलहा भी कहा जाता है, पांडाल हो गया, ओजियाल हो गया, थोतियाल हो गया, काइला भूटाल हो गया, कोइकपाल हो गया, कोलाम हो गया, मास्ट्रियाल हो गया और पांडाल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर हम, तो जैनकिन्स भौगोलिक आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो भौगोलिक आधार पर गोंड जनजाति का वर्गीकरण कर रहे हैं कौन, जैनकिन्स। जैसे मंडला के आसपास के मंडला गोंड, खटोला मतलब सागर दमोह में जो पाए जाते हैं गोंड जनजाति, उनको क्या कहा, खटोला कहा, या क्या कहा, खटोला के खटुलहा गोंड कहा। चांदा के जरिया गोंड और देवगढ़ के देवगढ़िया गोंड। तो इन्होंने क्या कहा कि मतलब जो जहाँ पाए जा रहे हैं उसी आधार पर उनका क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। तो जो मंडला के पास जो गोंड पाए जा रहे हैं उनको मंडला के गोंड कह दिया, जो सागर दमोह के पास पाए जा रहे हैं उन्हें खटोला गोंड, चांदा के जरिया गोंड कह दिया, और देवगढ़ में जो पाए जा रहे हैं उन्हें क्या कहा, देवगढ़िया गोंड कहा। अब इसके बाद देखते हैं गोंड में जातीय विभाजन देखते हैं। तो गोंड में जो जातीय विभाजन है वो क्या है, अगरिया हो गया, ओझा हो गया, परधान हो गया, परजा हो गया, भतरा हो गया, गोवारी हो गया, मन्नेवार, कोलम, भूंजिया, खैरवार, कोया, गायता, उइका, धुरवा, राजगोंड, खातोला गोंड आदि। तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि सारी तो हमें नहीं याद हो सकते, बट ये जो कुछ हैं ये क्या है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस अगर हम प्रीवियस ईयर्स के देखें तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगरिया, ओझा, परधान, परजा, भतरा, गोवारी, मन्नेवार, कोलम, भूंजिया, खैरवार, कोया, गायता, उइका, धुरवा, राजगोंड, खातोला गोंड, ये जो है ये क्या है, गोंड में जातीय क्या है, विभाजन है। इसके बाद अब हम गोंड जनजाति में गोत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो गोंडों के गोत्र को क्या कहा जाता है, कुर कहा जाता है। देव उपासना के आधार पर गोंडों के 7 गोत्र हैं जो देवताओं के क्या हैं, घर हैं। तो देव उपासना के आधार पर गोंडों के कितने गोत्र हैं, 7 गोत्र हैं। जैसे जैसे हो गया पराती जिसे हैसिया भी कहते हैं, बसूला, पास जिसे क्या कहा जाता है, बखर भी कहा जाता है, कुसिपा हल में लगने वाली करिया को कहा जाता है, कुल्हाड़ी, खुशी, और 7वां देवी रौपी के घर में निवास करता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि गोंडों में गोत्र को क्या कहा जाता है, कुर कहा जाता है। और देव उपासना के आधार पर गोंडों के कितने गोत्र हैं, 7 गोत्र हैं। कौन कौन से हैं, पराती हो गया, बसूला हो गया, पास हो गया, कुसिपा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, खुशी हो गया, और 7वां देवी रौपी के घर में क्या करता है, निवास करता है। देवगुड़ी के आधार पर गोंडों के कितने गोत्र हैं, 62 गोत्र हैं। राजगोंडों के 18 गोत्र अलग मिलते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, दूधा भाई कुर कहते हैं। राजगोंडों के 18 गोत्र जो हैं वो अलग मिलते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, दूधा भाई कुर कहते हैं। अन्य प्रमुख गोत्र कौन है, तो मरकाम हो गया, टेकाम हो गया, नेताम, इरपाची, तुमराची, बाकरा, भरावी, धुरवा, उइका, परतेती, कुंजाम, ये जो है ये क्या है, गोंड जनजाति के अन्य प्रमुख गोत्र हैं। तो हमने क्या पढ़ा है गोत्रों में, कि हमने देखा कि अगर हम बात करते हैं देव उपासना के आधार पर तो 7 गोत्र हैं। कौन से, पराती हो गया, बसूला, पास, कुसिपा, कुल्हाड़ी, खुशी, और 7वां जो है वो देवी रौपी के घर में निवास करता है। देवगुड़ी के आधार पर कितने, गोंडों के 62 गोत्र हैं। और राजगोंडों के 18 गोत्र जो हैं वो क्या होते हैं, अलग मिलते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है, दूधा माई कुर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि राजगोंडों के 18 गोत्र जो हैं अलग मिलते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, दूधा माई कुर कहते हैं। अन्य प्रमुख गोत्र में हमने किसके बारे में पढ़ा, मरकाम, टेकाम, नेताम, इरपाची, तुमराची, बाकरा, बरावी, धुरवा, उइका, परतेती और कुंजाम के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो गोंड परिवार जो होता है ये कैसा है, पितृसत्तात्मक है। गोंडों के प्रत्येक घर में एक मुखिया होता है जो घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है और सभी लोग उनकी आज्ञा मानते हैं। घर में दादी का महत्व दूसरा स्थान रखता है और वह घर की क्या होती है, मालकिन होती है। घर में छोटी बहन को बैया और बड़ी बहन को दीदी, बड़े भाई को बाबू, ससुर को राउत, सास को रउताइन और भाभी को भौजी कहते हैं। माता पिता को दाऊदाई,
भांजे को भांजा कहते हैं। तो घर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि घर में छोटी बहन को भैया, बड़ी बहन को दीदी, बड़े भाई को बाबू, ससुर को राउत, सास को रौताइन, भाभी को भौजी, माता पिता को दाऊ दाई, भांजे को क्या कहा जाता है, भांजा कहते हैं। गोंड परिवारों में अतिथि सत्कार का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक मकान में अतिथि के लिए साफ सुथरा और छोटा कमरा बनाया जाता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने परिवार के बारे में, गोंड जनजाति में परिवार के बारे में पढ़ा। और मुख्यतः हमें ध्यान रखना है कि गोंड परिवार जो होता है वो कैसा होता है, पितृसत्तात्मक होता है। इसके बाद अब हम गोंड जनजाति में सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक संगठन के बारे में। तो गोंडों में आंतरिक मामलों को गांव पंचायत में निपटाया जाता है। और गांव पंचायत का मुखिया कौन कहलाता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि गांव पंचायत का जो मुखिया होता है उसे मांझी या देशमुख कहते हैं। गोंडों की पंचायत में मुखिया को भोई भी कहा जाता है। तो गोंडों की पंचायत में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, कि गोंडों की पंचायत में मुखिया को क्या कहा जाता है, भोई भी कहा जाता है। इसका पंचायत में प्रथम स्थान होता है, द्वितीय स्थान पर मुकद्दम और तथा तीसरे स्थान पर देवान और चौथा स्थान किसका होता है, लिखई का होता है। तो ध्यान रखना है कि पंचायत में भोई का जो होता है वो क्या होता है, प्रथम स्थान होता है। द्वितीय स्थान में किसका स्थान होता है, मुकद्दम का। तीसरे स्थान पर देवान होता है और चौथे स्थान पर कौन होता है, लिखई होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मुकद्दम क्या होता है। मुकद्दम गांव का मुखिया होता है, इसे गोटिया भी कहते हैं। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, मुकद्दम। इसे क्या कहा जाता है, तो मुकद्दम को गोटिया भी कहा जाता है। मुकद्दम की नियुक्ति परंपरागत होती है, पिता के बाद पुत्र मुकद्दम बना दिया जाता है। मुकद्दम माल गुजारी को क्या करता है, वसूलता है। मुख्यतः हमें ये बात याद रखनी है कि गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता है, मुकद्दम कहा जाता है। और अगर हम बात करें पंचायत के, गोंड जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो मांझी कहा जाता है और उसे भोई भी कहते हैं। कोटवार कौन होता है, तो मुकद्दम की सहायता के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी, कोटवार की नियुक्ति। इसका मुख्य कार्य सरकार सूचनाओं, अधिकारियों की गांव में रहने खाने की व्यवस्था कोटवार करता है। तो मुकद्दम की सहायता के लिए कौन होता है, कोटवार होता है। इसका मुख्य कार्य सरकार सूचनाओं, अधिकारियों की गांव में रहने खाने की व्यवस्था कौन करता है, कोटवार करता है। जन्म मरण का हिसाब, चोरी की रिपोर्ट पुलिस में कौन करता है, कोटवार ही देता है। देवान, यह मुकदमे से संबंधित गुप्त सूचनाएं मुखिया को उपलब्ध कराता है। तो जो भी गुप्तचर की तरह जो कार्य करता है वो कौन करता है, गोंड जनजाति में देवान। तो ये मुकदमे से संबंधित गुप्त सूचनाएं मुखिया को क्या करता है, उपलब्ध कराता है। लिखई जो होता है ये पंचायत के वृद्ध सदस्य होते हैं। गुनिया या बरुआ कौन होता है, तो गांव में तांत्रिक क्रिया करने वाले को क्या कहा जाता है, गुनिया या बरुआ कहा जाता है। और इसे पांडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पांडा भी कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने मुकद्दम के बारे में पढ़ा। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, मुकद्दम। इसे गोटिया भी कहा जाता है। कोटवार मुकद्दम की सहायता के लिए होता है। इसके बाद देवान जो होता है ये गुप्त सूचनाएं मुखिया को उपलब्ध कराता है। लिखई, पंचायत के वृद्ध सदस्य को लिखई कहते हैं। गुनिया या बरुआ, गाँव में तांत्रिक क्रिया करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, गुनिया या बरुआ कहलाता है। और इसी को पांडा भी कहते हैं। इसके बाद हम गांव या आवास के बारे में देखते हैं। गोंड जनजाति के गांव या आवास के बारे में देखते हैं। तो गोंड अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते आए हैं, अतः अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्र और घने जंगलों में इनके निवास स्थान पाए जाते हैं। कृषि योग्य भूमि, जल प्राप्ति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने गांव मैदानी क्षेत्रों में बसाए हैं। इनके घर प्रायः घास फूस व मिट्टी के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। इनके भोजन और खान पान के बारे में देखते हैं। तो जो भोजन और खान पान होता है गोंड जनजाति का, तो गोंड शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। उनके भोजन में सामान्यतः मोटे अनाज एवं कंद मूल जो होते हैं शामिल होते हैं। इनको मोटे अनाज से बना पेय पदार्थ जिसे पेज कहा जाता है अत्यधिक क्या होता है, प्रिय होता है। और महुआ को ये लोग क्या कहते हैं, देव अन्न भी कहते हैं। इसके बाद इनके वस्त्र एवं आभूषण के बारे में देखते हैं। तो गोंड ज़्यादातर कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र, पुरुष लंगोटी एवं सिर पर क्या कहते हैं, पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियों में आभूषण एवं गोदना का अत्यधिक प्रचलन है। इनमें पीतल, मोती और मूंगा आदि के आभूषण अधिक प्रचलित हैं। तो ये आधुनिक वस्त्रों का भी क्या करने लगे हैं, प्रयोग करने लगे हैं। तो अगर हम बात करें गोंड जनजाति में, तो पीतल, मोती और मूंगा आदि के आभूषण जो हैं गोंड जनजाति में क्या हैं, अधिक प्रचलित है। तो हमने किसके बारे में देखा, गोंड जनजाति के वस्त्र एवं आभूषण के बारे में।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। कल की क्लास में हम सांस्कृतिक परंपराएं और मान्यताओं से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।